मक्का खेती कानून है, उस कानून में ही लिखा है धारा 9 के अंदर कि किसान को, कंपनियों को अपना पेमेंट करने के लिए, लागत का पेमेंट करने के लिए, सेवाओं का पेमेंट करने के लिए जो उधार लेना पड़ेगा, उसके लिए अपनी ज़मीन कर्जदाता संस्थाओं के पास गिरवी रखनी पड़ेगी। तो गिरवी रखी हुई ज़मीन तो अगर पेमेंट नहीं हुआ तो नीलाम होगी। दूसरा, उसमें धारा 14 में लिखा है कि अगर कंपनी से उधार लिया गया तो कंपनी उस उधार की वसूली 14/7 के अंदर ज़मीन के बकाये के रूप में करेगी। जाहिर बात है इसमें भी ज़मीन चली जाएगी। तो सरकार गलत कह रही है कि किसानों के ज़मीन के ना चले जाने के कोई उसमें धारा नहीं है। दूसरा, जो मंडियां बनाई गई हैं, मंडियों में लिखा है कि मंडियों के अंदर रेट ऑनलाइन से तय होगा। हमारे यहाँ MSP से रेट तय होता रहा है। हमारे यहाँ जिसको खरीदार के रूप में रजिस्टर किया जाता है उसमें बहुत बड़ा खरीदार FCI है, उसमें बहुत बड़ा खरीदार नाफेड है, ये सरकारी संस्थाएं हैं। तो अभी इस नए कानून में इनको खरीदार की कैटेगरी में भी नहीं रखा गया है और रेट भी जो है ऑनलाइन से सस्ता तय होगा। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है कि ये कंपनियां, ये जो निजी मंडियां हैं, ये निजी मंडियां व्यापार के नियम तय करेंगी अपने आप से। उसमें विलंब से पेमेंट का भी सवाल जुड़ा हुआ है और अगर कोई विवाद खरीदार का फंसेगा तो वो विवाद का निपटारा भारत के और कानूनों के तहत नहीं होगा। उस विवाद का निपटारा कंपनी द्वारा या मंडी द्वारा बनाए गए कानून के तहत और नियम के तहत होगा। ये धारा 9 में लिखा हुआ है। तो इस तरह के कानूनों से बहुत स्पष्ट है कि देश का व्यापार का पूरा आधार कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। मित्तल जी, लेकिन सरकार ने तो कहा था कि जिस तरह से डेयरी आई है हमारे देश में, वो केवल दूध लेने आती हैं, उनकी भैंस नहीं ले जाती हैं, इसलिए जो व्यापारी आएगा वो सिर्फ आपका अनाज लेगा, आपकी जमीन नहीं ली जाएगी। बहुत बड़ा जो डेयरी उद्योग का आधार बना और विकसित हुआ वो अमूल के द्वारा और सहकारी केंद्र से विकसित हुआ। अभी इस कानून में लिखा हुआ है कि सारी सहकारी समितियां वो निजी मंडियां बनवाएंगी। तो जाहिर बात है वो सहकारिता का जो आधार है, जो गांव के किसान को कुछ लाभ दे देती थी। जैसे भारत के अंदर पशुपालन से 30% किसान की आमदनी जो है वो पशुपालन से होती है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दूध उत्पादन में नंबर 2 है, लेकिन पशुओं के संख्या में सबसे बड़ा देश है। तो अगर उसको पूरी तरह से आप खत्म कर देंगे तो निश्चित तौर पर लोगों की जीविका, ये 70 करोड़ लोग, 50% आबादी की जीविका का सवाल है। ये कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? जो कोरोना के दौर में रोजगार गया उसकी अभी भरपाई नहीं हो पाई है, उसके केवल 2/3 हिस्सा जो है वापस हो पाया है, 1/3 हिस्सा तो पुराने रोजगार की संख्या भी पूरी नहीं हो पाई है। और इस ऐसे हालात में जो गांव के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग जो बचत करके बैठे थे साल भर से उनका खर्चा पूरा हो गया है, इनकी मनरेगा की योजनाएं भी नहीं चल पा रही हैं, तो गांव के अंदर बहुत बड़ा जो है बेचैनी है। इसी बीच इन्होंने बिजली बिल की वसूली भी शुरू कर दी है और पुलिस छापे मारकर पूरे कनेक्शन काट रही है। तो जीने के साधनों से आप लोगों को वंचित कर रहे हैं। नदियों का पानी, कोयला, ताप बिजली घरों को दे दिया जा रहा है, बिजली आप काट देंगे, सौर ऊर्जा का प्रबंध नहीं करेंगे, आप बिजली महंगी बेचेंगे और फिर आप कहेंगे कि हम कानूनों को जो है सस्पेंड करने को तैयार है। इस पत्र में हमने लिखा है कि कानून के सस्पेंशन की मांग क्यों स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये तो पूंजीपतियों की मांग है, कॉर्पोरेट की मांग है कि आप 1.5 साल बाद लागू कर दो, 2 साल बाद लागू कर दो। वो तो हमारे सिग्नेचर से उसको लागू करेंगी। इस सारी सरकार तो यही चाहती है ना कि हर क्षेत्र में निजीकरण हो जाए। तो निजीकरण से समाज की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, बाजार की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। बाजार का मतलब होता है खरीदार, और जो खरीदार के रूप में बाजार में पेश ही नहीं है। जैसे भारत के अंदर कुपोषण जो है 38% बच्चे कुपोषित हैं, इसका मतलब ये खाना खरीद के खाने लायक भी स्थिति इन परिवारों की नहीं है। तो ये लोग तो बाजार से वैसे ही बाहर हैं। जब आप निजीकरण करोगे तो बाजार के हिसाब से जो है निजीकरण होगा। जाहिर बात है समाज की समस्याओं का चिंतन, समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, ये और पोषण, खाना, ये सारी चीज़ें जो है वो समाज के बढ़ने से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर इनका निजीकरण कर दिया जाएगा तो समाज बर्बाद हो जाएगा, कॉर्पोरेट की कमाई ज़रूर हो जाएगी, सूचकांक ज़रूर ऊपर नीचे होता रहेगा। मित्तल जी, यहाँ पर बिजली काटी जा रही है गाजीपुर बॉर्डर पे, जैसे 28 तारीख की घटना हुई थी, क्या ऐसी दोहराने की कोशिश कर रही है सर? नहीं, ऐसा अभी नहीं लगता कि सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन सरकार तंग करने की तरफ, बिजली काटी गई फिर पानी रोका, सरकार तंग करने की तरफ बढ़ रही है ताकि लोग परेशान होकर चले जाएं। ये किसान आंदोलन के लिए एक विशेष दौर है, क्योंकि गांव के अंदर आंदोलन भी है। इस सेंटर पर हम लोग जो हैं बहुत मजबूती से खड़े होकर इस मोर्चे को चला रहे हैं, इसकी ताकत को बनाए रहे हुए हैं, और इस ताकत की वजह से प्रदेश भर के किसान जो हैं वो प्रेरित होकर जो है आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस दौर में वो परेशानी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यही हमारा कहना है। परेशानी से कैसे निकला जाएगा, क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर सरकार ने बिजली पानी नहीं दिया, सरकार तो अभी तो कहा है प्रशासन ने कल कि वो इसको व्यवस्थित करेगा, अगर उसने नहीं दिया तो हम दूसरे कदम उठाएंगे। हमने अभी ये तय नहीं किया है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे विकल्प में हमने परमिशन मांगी थी कि हमको बोरिंग करने दिया जाए, परमिशन होने। मित्तल जी, बीजेपी विधायक के साथ में जो घटना हुई पंजाब में, वो किस तरह से देखते हैं आप?
बीजेपी विधायक के साथ में जो कपड़े उतारने की घटना हुई वो दुखद है। वो हमारे विरोध का योजना नहीं है, हमारा शांतिपूर्वक विरोध है। हमें नारेबाजी करनी है, हमें उनको प्रेस वार्ता संबोधित करने से उनकी जो अपना राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं उसको जनवादी और लोकतांत्रिक ढंग से रोकने का हमारा पूरा योजना है, हमारा निर्देश है। हम सबको कह रहे हैं इस बात को करने के, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का शारीरिक कोई वार्ता जो घटना होती है वो उसको हम अच्छा नहीं मानते। हमने लोगों से कहा भी, ये भी अभी पता नहीं चला क्योंकि बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं किस तरह से हुई है, वो तो हमें पता नहीं लगा कि लोगों ने किया, लेकिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की वो योजना का हिस्सा नहीं। गुजरात में युद्धवीर जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी पुलिस ने वहाँ पर, या अंकुश है? ये पूरी तरह से घबराई हुई सरकार का एक लक्षण है जो नहीं चाहती कि विरोधी अपनी बात कह सकें। एक तरफा बात जाए, सारे मीडिया पे कंट्रोल रहे, तथ्यों को सामने ना लाने दिया जाए। जैसे इन कानूनों के बारे में वो कह रही है कि सारे कानून जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, जबकि ये कंपनियों की आमदनी बढ़ाने के लिए। जैसे उसने कोशिश करी कि इस आंदोलन को राजनीतिक घोषित कर दे, ये कॉर्पोरेट के खिलाफ किसानों का आंदोलन है, किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है। बीजेपी से निकलकर बहुत सारे लोग इस आंदोलन में कूद कर आए हैं और आ रहे हैं और आएंगे। लेकिन जो भाजपा वो कहते हैं कि गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे, लेकिन वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। हाँ, एक बात। दूसरी बात, गुजरात मॉडल की एक बात जान लीजिए। गुजरात के खेती के मॉडल का एक खास बात यह है कि सन 2001 से 2011 के बीच NSSO जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है, उसके आंकड़े के अनुसार 3.55 जमीन वाले किसान सूची से गायब हो गए और 17 लाख खेत मजदूरों की संख्या बढ़ गई। और इसका जब विश्लेषण किया तो पता चला कि गुजरात के अंदर इस दौरान जो मोदी शासनकाल है, इस दौरान बहुत बड़े पैमाने पे निर्यात के लिए ठेका खेती कराई गई। एक ही फसल है इस दौरान जिसकी पैदावार बढ़ाई गई और वो है तंबाकू। तो इस तरह से जो ठेका खेती कराई गई, ठेका खेती में निश्चित तौर पर कंपनियां ठेका खेती कराएंगी तो किसानों की जमीनें छिनेंगी। तो यही एक उदाहरण है गुजरात के प्रारूप का। दूसरा एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आप जानते हैं कि नर्मदा बांध बना था 50,000 करोड़ रुपए लगाकर, और ये गुजरात की और कुछ राजस्थान का हिस्सा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से की सिंचाई के लिए बना था। लेकिन आज हालत यह है कि हर साल जनवरी में किसान को धरने पर बैठना पड़ता है क्योंकि गेहूं की सिंचाई नहीं हो पाती, बाकी फसलों की सिंचाई नहीं हो पाती, क्योंकि वो सारा पानी उद्योगों के लिए है। और नर्मदा, वो साबरमती रिवर वाटर फ्रंट जो मनोरंजन का फ्रंट है, उसके लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये खेती का रूप है। मित्तल जी, तो पूरे किसान आंदोलन में दो जो बड़े उद्योगपतियों को बड़े पैमाने पर कोसा गया किसानों के द्वारा, अडानी और अंबानी, कहते हैं कि ये किसानों की जमीन छीन लेंगे, अन्न छीन लेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी तरह सच है, क्योंकि सबसे पहले बिना कानून बनने से पहले ही इन्होंने बहुत सारे साइलोज बना दिए हैं। प्राइवेट साइलोज बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मंडी कानून के तहत ही मंडियां चलाई जा रही थी। बिहार के अंदर मंडी कानून सस्पेंड कर दिया, लेकिन प्राइवेट कॉर्पोरेट खरीदारी किसानों से डायरेक्टली करे ऐसा कोई अधिकार अभी तक नहीं दिया गया था। तो बिना अधिकार के जब इतनी सारी मंडियां इन्होंने बना ली हैं, पंजाब में बना ली हैं, हरियाणा में 2-3 बना ली हैं, और सरकारी मंडियां इस बीच में बंद हुई हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 83 मंडियां बंद हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि ये कंपनियां कैसे ये तो कानून तो उनके लिए बात का रूप था। सर, ये मंडियां ठीक है प्राइवेट आ रही हैं, यदि गोदाम बन रहे हैं तो सुरक्षित रहेगा अनाज, उसमें खराब नहीं होगा अनाज। भारत सरकार वैसे भी नहीं बना पाती है बहुत सारे गोदाम, ये बात अनाज पड़ा रहता है। ये बात आपकी ठीक है कि खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। गोदाम बनाना, शीतगृह बनाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत पूंजी लगती है, और इसका पैसा सरकार खर्च करने के लिए कहती है वो तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच सरकार ने घोषणा करी है कि प्राइवेट मंडियों के बनाने के लिए और प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के आने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया वो खर्च करेगी। हमारा ये मांग है कि अगर सरकार कुछ खर्च करे, जनता से सहयोग ले, तो बहुत सारी भंडारण की व्यवस्था यहीं हो सकती है। और ख़ास तौर से एक बात जान लीजिए, ये कंपनियां आ रही हैं खेती के प्रारूप को बदलने, जैसे 1857 में किया जा रहा था। ये कंपनियां आ रही हैं खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग पे कब्जा करने, जो आज की तारीख में भारत में 30,000 करोड़ रुपए का उद्योग है, लेकिन इसकी संभावना है कि 2,10,000 करोड़ 7 गुना बढ़ सकता है। तो इन उद्योगों पे कब्जा करने आ रही हैं। अगर इन धंधों को गाँव के अंदर विकसित किया जाएगा और गाँव के किसान और उनके बच्चों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि ये सब प्रशिक्षित बच्चे हैं, ये आधुनिक यंत्रों का प्रयोग जानते हैं, ये डेयरी उद्योग को गांव में चला सकते हैं, ये तमाम खाद्यान्न उद्योग को चला सकते हैं। और ये जो भुट्टा जो है, मक्के का भुट्टा जो है 4 रुपये और 2-3 रुपये का खरीद कर बिग बाज़ार में 90 और 94 रुपये का बेचा जा रहा है। जो चावल की लाई है वो जो है 300 रुपये का 1 किलो बेची जा रही है। ये सारे उद्योग गाँव के लोगों के अधीन हो सकते हैं। गाँव का रोजगार बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, तो गाँव का आधुनिकीकरण बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ मांग उठेगी कि वहाँ पे स्कूल बने, कंप्यूटर स्कूल बने, स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हों, तो गाँव में गाँव का मार्केट विकसित होगा। ये जो पूरी योजना है, ये गाँव के मार्केट को बर्बाद करके किसान को मजबूरी में झुग्गी झोंपड़ी में रहकर
एक बहुत सस्ते मजदूर के रूप में काम करने के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा करने की योजना है। सर आखिरी सवाल आपसे, जो सरकारें हैं हमारे देश में वो अपने चुनाव प्रचार पर अरबों रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन जो अनाज होता है किसानों का वो खुले में पड़ा रहता है, उनके लिए गोदाम नहीं बना पाते, उनके लिए बारदाने नहीं बना पाते। क्या सरकार का जो किसान का जो अन्न है वो इतना खराब है हमारे देश में? किसान का अन्न बहुत अच्छा है, किसान, और ये सरकार लगातार गलत बात कह रही है कि हमारे पास बहुत सरप्लस अन्न है। सरप्लस इसलिए क्योंकि लोगों को खाने के लिए नहीं दे रहे। अगर इसको तभी वितरित कर दिया जाए, इसके भंडारण पे सरकार कहती है कि हमारा 27 रुपये किलो गेहूं पर और 36 रुपये किलो धान पर खर्च होता है। इसके खर्चे की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको लोगों तक पहुंचा दें। भारत के अंदर बहुत कुपोषण है। कुपोषण नापने का एक वैज्ञानिक तरीका है, वो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों का वजन नापना, उनके कद के हिसाब से और उम्र के हिसाब से, और 38% भारत के बच्चे वो कुपोषण का शिकार साबित हुए हैं, जो अभी तक सर्वेक्षण हुए हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये एक बहुत बड़ा पाप का काम जो है सरकार कर रही है।